माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां। यूएन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां न सिर्फ गजा में हो रहे जेनोसाइड से मुनाफा कमाती हैं, बल्कि ये कंपनियां उस जेनोसाइड को आगे बढ़ाने में, उस जेनोसाइड को जारी रखने में भी इन कंपनियों का एक बड़ा हाथ है। सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि गजा में जेनोसाइड कब रुकेगा। लेकिन उतना ही ज़रूरी सवाल ये भी था कि गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसे क्यों नहीं रोका जा सका। अब यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक वजह यह भी है कि इसराइल में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न एक तरह से इसराइल के इस जेनोसाइड को जारी रखने से इन कंपनियों को काफ़ी मुनाफा हो रहा है, और ये एक वजह है जिस वजह से ये जेनोसाइड अब तक नहीं रुका है। Because if the genocide has not stopped, is also because it's a lucrative endeavor. It pays and pays well. पिछले महीने पैलेस्टीन में यूएन की स्पेशल रैपेटोर फ्रांचेस्का एल्बनीज ने ये रिपोर्ट रिलीज की थी। इस रिपोर्ट का टाइटल है फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ ऑक्यूपेशन टू द इकोनॉमी ऑफ जेनोसाइड। मतलब अब तक इसराइल गजा में, वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में जो ऑक्यूपेशन की इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन की अर्थव्यवस्था चला रहा था, जिस अर्थव्यवस्था से, जिस पूरे इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइज स्ट्रक्चर से वो इन टेरिटरीज पर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल बनाए रखता है, वो अब जेनोसाइड की इकोनॉमी में तब्दील हो गया है। ऐसी कई कंपनीज हैं जो इसराइल के इस मॉडल से, जेनोसाइड के इस इकोनॉमिक मॉडल से मुनाफा कमाती हैं, और ये एक वजह है, फ्रांचेस्का एल्बनीज ऐसा कहती हैं, जिसकी वजह से अब तक इसराइल के इस जेनोसाइड को जो वो गाजा में कर रहा है नहीं रोका जा सका है। Corporate profiteering and monetary gain has enabled and legitimized Israel's illegal presence and action. जिन कंपनीज का नाम हमने अभी आपको बताया, ऐसी कई बड़ी कंपनीज को इस रिपोर्ट में इम्प्लिकेट किया है। लेकिन इससे पहले कि हम इन कंपनीज के बारे में बात करें जिनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले हम इसराइल की मिलिट्री कंपनीज, इसराइल के स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं जिसने इस जेनोसाइड से काफ़ी मुनाफा कमाया है। सबसे पहले बात करेंगे सेटलर वायलेंस की, इसराइल के मिलिट्री वायलेंस की, जो गाज़ा के जेनोसाइड में इसराइल इक्विपमेंट्स का, जिस मिलिट्री हथियारों का गाज़ा में इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, उन हथियारों को बनाने वाली इसराइली कंपनियों के बारे में। इसमें सबसे पहली कंपनी का नाम आता है एल्बिट सिस्टम्स का। रिपोर्ट ये कहती है कि इसराइल का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसकी कोलोनियलिज्म की, उसकी दबदबे की एक तरह से बैकबोन बन गया है। आगे एल्बिट सिस्टम्स के बारे में रिपोर्ट बताती है कि एल्बिट सिस्टम्स पब्लिक प्राइवेट ओन्ड कंपनी की तरह से इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में 2023 में ये पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी बन गया, लेकिन 2024 में जब गजा में इसराइल का जेनोसाइड अपने पीक पर था, उस वक्त इस कंपनी को इसराइली डिफेंस अवार्ड से नवाजा गया था। मैं आगे आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आगे जिक्र है अमेरिका की उस कंपनी लॉकहीड मार्टिन का, जिसके जेट्स पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, F-16 जेट्स और F-35 जेट्स इसराइल इस्तेमाल करता है, दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पर यूके का भी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक F-35 जेट हिंदुस्तान में केरला का मेहमान बनकर बैठा हुआ है। इस जेट का इस्तेमाल करके इसराइल ने हज़ारों टन बम, 85,000 टन बम लगभग गजा के ऊपर गिराए, और गजा के कई हज़ार लोग इन बॉम्बिंग्स में मारे गए। रिपोर्ट ये कहती है कि इस बॉम्बिंग से लगभग 1,79,000 लोग घायल हुए या फिर उनकी हत्या हो गई। रिपोर्ट आगे कहती है, जिन दो कंपनीज का भी हम जिक्र कर रहे थे, एल्बिट सिस्टम्स और इसराइली एरो डिफेंस इंडस्ट्रीज़, इन दोनों कंपनीज ने पिछले 20 साल में ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना बिना अमेरिकन रिसर्चर्स की मदद के, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूशंस, MIT जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि इन कंपनीज के लिए ये जेनोसाइड कितना प्रॉफिटेबल रहा होगा। 2023 से 2024 के बीच इसराइल ने लगभग $46.5 बिलियन अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग में खर्च किए। ये 65% का सर्ज था, जो कि दुनिया में पर कैपिटा डिफेंस स्पेंडिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और इसका मुनाफा डायरेक्टली इन कंपनीज को पहुंचा। तो आप कह सकते हैं कि इन कंपनीज के पूरे प्रोसेस में और इसराइल के पूरे प्रोसेस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आगे बात करेंगे हम सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की और उन तमाम सारी टेक्नोलॉजीज़ की जिन्हें AI टेक्नोलॉजीज़ की जिन्हें
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन ने मिलकर इसराइल के लिए डेवलप किया है। आप जानते होंगे कि एनएसओ नाम की एक इजरायली कंपनी है, उसका ज़िक्र भी इस रिपोर्ट में है। उसने पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर बनाया था और पेगासस को लेकर एक अलग कहानी पूरी दुनिया में चली थी। भारत में विपक्ष ने सरकार पर ये आरोप लगाया था कि पेगासस को खरीदा गया और फिर पेगासस का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ हुआ ताकि उनकी जासूसी की जा सके। 2021 में इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इजराइल की सरकार ने गूगल और अमेज़ॉन को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट निम्बस, जिसके थ्रू लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स इन दोनों कंपनीज़ को मिले, जिसके वजह से इन कंपनीज़ ने इसराइल के लिए वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी जिसका इस्तेमाल करके इसराइल आज गज़ा में बॉम्बिंग करता है। 2024 में इसराइल के एक कर्नल ने इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को, इन क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स को, इन एआई सॉफ्टवेयर्स को बताया था कि ये अगर किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये इसराइल के लिए सबसे मजबूत हथियारों में से एक हथियार है। लेकिन कई सारी ऐसी सिविलियन टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिनका इस्तेमाल इसराइल गज़ा में सिविलियंस के ऊपर हमले के लिए करता है, जैसे कि कैटरपिलर के बुलडोज़र्स। अब बुलडोज़र की राजनीति से हिंदुस्तान के लोग ख़ासतौर पर वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि कैसे बुलडोज़र पिछले कुछ सालों में दक्षिणपंथी राजनीति में एक ऐसे चिन्ह की तरह से उभरा जिसका इस्तेमाल करके लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाती है या फिर उसको एक लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल बनाया गया। और बुलडोज़र का इस्तेमाल एक तरह से एक कम्युनिटी को या कुछ कम्युनिटीज़ को डराने के लिए किया जाता है। बुलडोज़र को एक सिंबल बना दिया गया, डर का सिंबल। अब हिंदुस्तान में ये राजनीति आप कह सकते हैं बहुत रीसेंट है। इसके कुछ प्रेसिडेंट्स पहले भी मिलते हैं, लेकिन इससे पहले ये टेक्नोलॉजी पिछले काफ़ी वक्त से इसराइल इस्तेमाल करते आया है। जैसे कैटरपिलर ने इसराइल के लिए बहुत ही हैवी एक्सकेवेटर्स और बुलडोज़र्स बनाए जिनका इस्तेमाल करके इसराइल वेस्ट बैंक से ख़ासतौर पर लोगों को विस्थापित करता है। 2023 से उसने गज़ा में भी इन एक्सकेवेटर्स का, इन बुलडोज़र्स का हैवी स्केल पर इस्तेमाल किया है। कैटरपिलर के इन बुलडोज़र्स के अलावा ह्युंडई के, वॉल्वो के भी एक्सकेवेटर्स इन डिमोलिशंस में, वेस्ट बैंक के लोगों को विस्थापित करने में, वहाँ पर इसराइली लोगों को, ज़ायोनिस्ट को, सेटलर्स को बसाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम गज़ा पे एक घेराबंदी कर देंगे, पूरी तरह से गज़ा को घेर लेंगे, वहाँ पर सीज कर देंगे। लेकिन ये सीज काफ़ी पुरानी है। गज़ा में, वेस्ट बैंक में जिस तरह से पानी जाता है, उस पूरे पानी को इसराइल कंट्रोल करता है। इसराइल की कंपनीज़ उनके खुद के पानी को रोक कर रखती हैं और उन्हें ये पानी इसराइली कंपनियों से ख़रीदना पड़ता है और काफ़ी महंगे दामों पर ये पानी उन्हें ख़रीदना पड़ता है। तो ये एक पूरी तरीके से इसका कॉलोनियल डिज़ाइन ये रिपोर्ट एक्सपोज करती है। For 57 years, private actors have been pivotal to enable Israel to establish and expand an economy of occupation that has been made of displacement and replacement of the Palestinians, that in the last 20 months has turned into an economy of genocide. ये रिपोर्ट बताती है कि जिस वक्त ये जेनोसाइड चल रहा था, उस वक्त इसराइल के स्टॉक मार्केट में इन इंडस्ट्रीज़ ने 157 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा कमाया। ये 179% की एक भारी बढ़त, एक भारी सर्ज थी जिसका जिक्र शायद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये कंपनीज डायरेक्टली इस जेनोसाइड से मुनाफा कमा रही हैं। We have an international legal framework which is strong enough to say it's unlawful to engage with Israel as long as it maintains an unlawful occupation, permanent occupation. It continues to commit and is accused to be committing war crimes, crimes against humanity, and even genocide. फ्रांचिस्का एल्बनीज़ ये भी कहती हैं कि अगर इस ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना है तो इन कंपनीज़ की जवाबदेही भी तय करना होगी, इन कंपनीज़ पर लीगल एक्शन भी लेना होगा और इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ दुनिया में आवाज़ें बुलंद करनी होंगी। आप देख रहे थे द वायर और मैं हूं अलीशान जाफरी।